हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं करेंटली इंडियन रुपी अपने रिकॉर्ड लो पर चल रहा है। आज जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, $1 जो है आपको मिलेगा इस टाइम पर इंडियन रुपीस के हिसाब से INR 86.64 का। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि आखिर हमारा इंडियन रुपी इतना नीचे आ गया? क्या हमारे यहाँ से कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, या कुछ फॉरेन में ऐसी चीजें चल रही हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ चल रहा है? आखिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तो आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंडियन रुपी जिस तरह से अभी लो चल रहा है, राइट, आप क्या देख रहे हैं कि इंडियन रुपी का वैल्यू जो है वो धीरे 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 डेप्रिशिएट करता जा रहा है। और सिमिलर चीज हमें कब देखने के लिए मिली थी? 2022 में भी देखने के लिए मिली थी। ठीक है, मार्च 2022 में भी हमें सिमिलर चीज देखने के लिए मिली थी। अगर मैं बात करूं कि इस टाइम पर इंडियन रुपी ने अपना ऑल टाइम लो अचीव कर लिया है, विच इज 86.64, है ना? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? इकोनॉमिक कंसर्न्स इस पर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर करना क्या है? आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट्स बिल्कुल रेड चल रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारे इंडाइसेस हैं वो 20% के अराउंड आपका लो जा रहे हैं। तो क्या हमने ओवर वैल्यूएशन कर ली थी? क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं? तो आज बात करते हैं सबसे पहले हमारे एक्सचेंज रेट ट्रेंड्स की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कुछ महीने पहले डॉलर जो था उसका प्राइस था $1 इज इक्वल टू 83.850। ठीक है, तो ये हमारा सितंबर के अप्रोक्सीमेटली था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे जनवरी 16 की, तो ये था आपका 86.50। और आज की डेट में फरवरी 17 में ये है आपका 86.64। ठीक है, तो इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन हमें देखने के लिए आखिर क्यों मिल रहा है? क्या कारण है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इंडिया जो है एशिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, राइट? और अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो यहाँ पर ऐसा क्या है जो कि एशिया की या वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को इतना नीचे लेकर आ रहा है? क्योंकि अगर हमारी टॉप कंट्रीज इस तरह की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फॉलो करती हैं, तो वहां हम क्या देख रहे होते हैं कि ग्लोबल क्राइसिस की भी होने की सिचुएशन बन जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, ठीक है, तो हमारा जनवरी 2022 में $1 आपको केवल 74 रुपीज में मिल रहा था। यहीं पर अक्टूबर 2022 में ये बढ़कर हो गया 82। जैसा मैंने आपको बताया, हमें तब भी एक डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिला था। अप्रैल 2014 की बात करें, 2014 में, ठीक है, आज से 11 साल पहले, तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिला था? रुपी केवल आपको 60.30 में मिल रहा था। एंड 2024 में देखोगे तो बढ़कर 83 हो गया। तो इतना बड़ा डिफरेंस हमें क्यों देखने के लिए मिल रहा है? सबसे पहले मैं बात करूं आपके लिए डेप्रिसिएशन की, ठीक है, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर डेप्रिसिएशन हो रहा होगा तो इंपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पहले आपको $1 खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज देने थे, फिर 72, फिर 83, और अब आपको 86.64 रुपीज देने पड़ेंगे। मतलब आपको अब सामान कम खरीद पाओगे, आपकी परचेसिंग पावर जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, इससे और क्या हो रहा है? फॉरेन डेट्स हमारे लिए ज्यादा महंगे हो जाएंगे, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हम कर रहे हैं या प्रिंसिपल पेमेंट्स हम कर रहे हैं, दोनों ही हम किस में कर रहे होते हैं? दोनों ही हम डॉलर्स में कर रहे होते हैं। ठीक है, यूजुअली अदरवाइज भी हमारी दूसरी कंट्रीज से अगर हमने फॉरेन डेट्स लिए हैं तो वहां पर भी मेजरली तो हमें डॉलर्स में करना पड़ता है, बट अदर करेंसीज के अगेंस्ट भी हम काफी नीचे जा रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम एक चीज और क्या आ रही है? हमारे ट्रेड डेफिसिट ऐसे में बढ़ रहे हैं। एक तो ऑलरेडी हमारे इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट बढ़ते जा रहे हैं, दूसरा इस तरह से अगर काम चलता रहा तो अब हमें ज्यादा पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, हमें सभी चीजें ज्यादा महंगी पड़ेंगी। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा हैं और आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है। तो जितने ज्यादा आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। आगे अगर हम बात करें यूएस की इकोनॉमी की, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डेप्रिसिएशन को रिवाइव कर रहे हैं, उसको इतना ज्यादा लेकर आ रहे हैं?
तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट जो है वहां के चेंज हुए हैं। कौन बन गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी होती है? अमेरिका फर्स्ट। तो यहाँ पर अब अमेरिका में हमें देखने के लिए सबसे पहले तो मिल रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ना पहले आपका था 4.22%, जो कि करेंटली रह गया है 4.1%। तो मतलब जस्ट अभी तो इलेक्ट हुए हैं और इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर गया उनका। इसके अलावा जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां की इकोनॉमिक पॉलिसीज को और बेटर करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जाकर सीधे यूएस में कर रहे हैं। तो अब वो इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं? बेसिकली वो जहां भी इंडिया में या अदर इकोनॉमीज में उनके पैसे थे, जो इन्वेस्टमेंट्स थी, वो निकाल कर यूएस में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर्स थे अब वो इन्वेस्टमेंट्स जाकर दूसरी कंट्रीज में यानी कि यूएस में कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक तो यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई है, अलोंग विद दैट जो वहां के ठीक है गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स थे वो भी बहुत अच्छे हो चुके हैं, बहुत इंप्रूव हो चुके हैं, जिसकी वजह से कैपिटल आउटफ्लोज देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे अगर हम बात करें कि जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने अभी इंटरेस्ट रेट डिसीजंस लिए थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो करेंसी है वो और स्ट्रांग हो गई है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है। ठीक है, अलोंग विद दैट जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट्स है, जो कि हमारी करंट रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, हमारे जो करंट रिवेन्यूज हैं वो कम हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन हम देख रहे हैं कि रुपये की वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, और क्या चीजें हैं? दो फैक्टर्स मैं आपको बता चुकी। तीसरा फैक्टर है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होने लग गए हैं। तो जितने ज्यादा हमारे ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं उतनी ही डिमांड जो है यूएस डॉलर्स की वो भी बढ़ रही है। जब आपकी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई आपकी या तो सेम रहे या तो कम हो जाए, ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि जो भी फॉरेन करेंसी है या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर इसी वजह से यूएस की जो डॉलर्स है वो उनका डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक इम्पैक्ट हमारे रुपी पर आ रहा है और इंडियन रुपी जो है वो अपनी वैल्यू अगेंस्ट डॉलर कम होती जा रही है, क्योंकि इंडियन रुपी की जो डिमांड या तो सेम है या तो कम हो रही है, लेकिन यूएस की डिमांड बढ़ती जा रही है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इंडियन रुपी की डिमांड भी बढ़ रही हो लेकिन यूएस की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो अब यूएसडी की डिमांड क्योंकि ज्यादा बढ़ रही है तो इसी वजह से इंडियन रुपी भी कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। आगे बात करें अगर हम मार्केट परफॉर्मेंस की, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा सेंसेक्स भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इसके अलावा जो निफ्टी 50 है वो भी ड्रॉप कर रहे हैं और हमने यहाँ पर देखा कि 5 दिन के अंदर अंदर 18 लाख करोड़ का लॉस भी देखने के लिए 5 दिन के अंदर ही मिल गया था हमारे सभी एक्सचेंजेस पर। ठीक है, एनएसई बीएसई ये सब मिलाकर ना जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर 18 लाख करोड़ का हमें फॉल तक देखने के लिए मिला था। अब की फैक्टर्स हमारे क्या क्या हैं जो इम्पैक्ट हमारा इतना ज्यादा आ रहा है स्टॉक मार्केट पर? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल कर कहाँ डाल रहे हैं? दूसरी कंट्रीज में। तो जो हमारे एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो इंडियन इक्विटीज को बेचना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि अक्टूबर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अक्टूबर में ही ये अंदाजा लगा लिया गया था कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे और यूएस की इकोनॉमी को फिर से स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आगे अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर्स और हाई यील्ड यूएस बॉन्ड्स जो है वो क्या कर रहे हैं? वो इंडियन अपील्स को, जो स्टॉक्स है उनको लो अपीलिंग बना रहे हैं। अब लोगों को उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इन्वेस्टर्स को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आगे अगर हम बात करें ग्लोबल ट्रेड वॉर कंसर्न्स, तो यूएस जो है
ठीक है, उनकी टैरिफ पॉलिसीज रहती हैं, जैसे कि 25% टैरिफ उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पर लगा रखा है। तो अगर वो इंपोर्ट्स ही नहीं करेंगे, ठीक है, अगर वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट्स पर इस तरह से टैरिफ्स लगा देंगे जिससे कि इंपोर्ट्स को वो ज्यादा से ज्यादा डिस्करेज कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में ग्लोबल ट्रेड जो है वो भी डिसरप्ट हो रहा है। ठीक है, और इंडिया के एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो जो चीजें इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएस वहां पर उन चीजों पर इंडिया को ऐसा नहीं डिसफेवर कर रहा है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं अपने टैरिफ लगा रखे हैं उसने, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट आ रहा है। और आप सब लोग जानते होंगे यूएस से हम काफी सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, हमारे यूएस से बहुत सारे आइटम्स इंपोर्ट होते हैं और कुछ आइटम्स हम एक्सपोर्ट भी कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, काफी अच्छा ट्रेड हमारा चलता है। अलॉन्ग विद दैट अब आप देखिए हमारी Q3 की जो अर्निंग्स आई हैं, अभी सभी स्टॉक्स के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, तो वहां पर भी हमने क्या देखा है, हमें वहां पर भी एक डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। तो बात करें अगर हम कंज्यूमर स्टेपल्स, ठीक है, ऑटोज, बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, ये सब ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक अगर बात करें इन्वेस्टर्स की, तो वो क्या देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी भी इंडिया में ओवर वैल्यूएशन चल रहा है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी जहां पर ये चीज बोली भी गई थी कि इंडिया का जो कैपिटल है, ओवरऑल जो कैपिटल है इंडिया का और जो इंडिया का जीडीपी है, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हम अभी भी एक ओवर वैल्यूड मार्केट हैं। ज्यादा नहीं है, मॉडेस्टली हम ओवर वैल्यूड है, लेकिन अभी भी हम मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स हैं कि अगर वो अभी पैसे नहीं निकालेंगे तो जो उनकी इनकम है वो डूब जाएगी, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी। ठीक है, स्पेशली चीज कहां पर फेस कर रहे हैं, वो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में फेस कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें मार्केट कैप से जीडीपी रेशियो जो है हमारा, वो कितना है, 114.46%। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा मार्केट कैप और हमारा जीडीपी रेशियो जो है उसमें अभी भी एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो यहाँ पर आप उस चीज को देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बुफे इंडिकेटर्स की, तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मार्केट है वो मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड है। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ने भी सिमिलर चीज बोली है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, आगे बात करें अगर हम कि किस तरीके से हम हमारी जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी को, इतना जो हमारी क्या हो रही है, वीक हो रही है, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने आपको ट्रेड डेफिसिट के बारे में बताया, राइट। तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारे एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना होगा। एक्सपोर्ट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस करते हुए हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना पड़ेगा, कंप्लायंस लॉज हमारी देखनी होंगी, ये सारी चीजें करने से एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होंगे। अलोंग विद दैट हमें हमारे इंपोर्ट्स को अब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अपने इंपोर्ट्स पर थोड़ा कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उस पर वर्क करना होगा। हमें क्या कोशिश करनी है कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। क्यों? क्योंकि अगर टूरिस्ट इंडिया में घूमने आएंगे तो वो फॉरेन एक्सचेंजेस करवाएंगे, ठीक है, अपनी करेंसीज को एक्सचेंज करवा रहे होंगे। जब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रही होगी तो रुपए की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, राइट। और इसके अलावा हमें क्या करना होगा, हमें हमारे स्टॉक मार्केट्स को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं हमें उन्हें एनकरेज करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को नहीं, जिससे कि हम और बेटर परफॉर्म कर पाए। दोस्तों अभी हमारे लिए जरूरी है कि हम सभी चीजों पर अच्छे से फोकस करें। एंड इसके अलावा हमें और क्या करना होगा, हमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उनको इंक्रीज करना रहेगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हमें कैसे इंक्रीज करना है, देखो अभी आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज और देखी, एक डॉलर जो है अब हमें कम से कम क्या हो रहा है, रुपये में मिल जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो किसी को डॉलर खरीदना है, ठीक है, तो अगर उनको डॉलर खरीदना है तो ज्यादा रुपये देना पड़ेगा, लेकिन जिनके पास में डॉलर्स हैं उनकी तो परचेसिंग पावर बढ़ गई ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसी चीज का फायदा उठा सकते हैं। अब मान लीजिए इंडिया में कोई टूरिस्ट आएगा, ठीक है, वो डॉलर्स लेकर आए,
उन्होंने इसे रुपी में कन्वर्ट कराया। तो जहां पहले वो 83 रुपीज में $1 ले पा रहे थे, अब उन्हें क्या मिल रहा है, $1 के बदले 86 रुपीज उनको देने, मतलब उनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो इंडिया से ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, क्योंकि वो इंडिया से अब ज्यादा सामान खरीद पा रहे हैं। इसी वजह से हम क्या देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड भी इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा। हमें इसी चीज का ना फायदा उठाना होगा और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री का, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, हमें इसको यूज कर हमारे फॉरेन करेंसी इनफ्लोज को इम्प्रूव करना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, जो हमारा मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, यहाँ पर अब रेगुलेटरी इंटरवेंशन की जरूरत है, ताकि हम इस तरह के स्पेक्युलेटिव बबल्स जो हैं उनसे बच पाए। स्पेक्युलेटिव बबल्स क्या होते हैं, बहुत बार ऐसा माना जाता है कि कोई चीज सस्ती मिल रही है, फिर उसको खरीद लिया जाता है। ठीक है, अब सभी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्यूचर में जाकर प्राइस बढ़ जाएंगे, तो डिमांड अचानक से बढ़ गई। ठीक है, फिर लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। अब अचानक से क्या हो रहा है, मार्केट ओवर वैल्यू हो रहा है। फिर इससे क्या हो रहा होगा, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ही ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ना धीरे धीरे मार्केट ओवर वैल्यू हो जाता है। अच्छा, हमें कोशिश करनी है कि हम एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट रखें अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि डेप्रिसिएशन कैसे हो रहा है, जब हम देख रहे हैं कि इंडियन रूपी जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट और समझा देती हूँ। देखो, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है डिवैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा होता है, यहाँ पर हमारी जो रूपी होती है या जो हमारी करेंसी होती है वो गिर रही होती है। तो यहाँ पर हमने जैसा कि देखा कि पहले $1 हमें केवल 83 रुपीज में मिल रहा था, लेकिन अब सेम डॉलर हमें 86 रुपीज खर्च करने पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। और डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब हमारी खुद के सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट हमारे रुपी की वैल्यू को या हमारी करेंसी की वैल्यू को गिरा रहे होते हैं, तो वो होता है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मेजरली उन कंट्रीज में मिलता है जहां पर ओपन इकोनॉमी नहीं होती, जहां कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, फॉर एग्जांपल चाइना, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना अपनी करेंसी को बहुत बार डिवैल्यू करता रहता है। आगे अगर हम बात करें, रूपी डेप्रिसिएशन और स्टॉक मार्केट्स जो है, ठीक है, इनका डाउन टर्न हमें दिखा रहा है कि स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक रिफ्लेक्शंस अगर हम देखें तो वो काफी खराब है। हमारी कंट्री में अभी हमें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की जरूरत है, बहुत अच्छी पॉलिसीज लाने की जरूरत है, हमें बहुत जरूरत है कि अब हम हमारे एक्सपोर्ट्स को पुश करें, राइट। इसके अलावा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करना है, ट्रेड डेफिसिट को हमें कम करना होगा और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को भी हमें इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट को ओवर वैल्यू कर दिया जाए या मार्केट में कुछ अननोन एंड नॉट सो गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए जिससे कि इतना ओवर वैल्यूएशन हो जाए। आगे अलग बात करें अगर हम, तो पॉलिसी रिफॉर्म्स की जरूरत है, गवर्नमेंट को अब पॉलिसीज में चेंजेस लाने की जरूरत है और मार्केट स्टेबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, ताकि हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस ला पाए, ना कि शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हम अच्छे हो रहे हैं, सब चीज अच्छी है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में अच्छे नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म की ग्रोथ भी हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, रीजंस क्या हैं, हमें कैसे उन चीजों को सही करना है, ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अब बात करते हैं हमारे JIIB एंड CIIB कोर्सेज की, महापैक्स की। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं JIIB महापैक की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे महापैक में हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक वैलिडिटी, जिसके अंडर हमारे जितने भी बैचेस लॉन्च हो रहे होते हैं आपको सभी की एक्सेस दी जाती है। तो आपको जो भी कोर्स एक्सेस करने का मन करे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बात करें अगर हम, यहाँ पर आपके चारों सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, 15 से ज्यादा आपके फाउंडेशन और MCQ बैचेस रहेंगे, 2000 से ज्यादा लाइव क्लासेस, 500 से ज्यादा मॉक्स एंड क्विजेस, 200 से ज्यादा क्लास नोट्स और 24/7 डाउट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन केवल 3,999 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 5,999 का और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 2,799 रुपीज का। दोस्तों, जैसा कि आपको JIIB महापैक के बारे में बताया, वैसा ही सिमिलरली हमारा CIIB महापैक है।
लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उनकी एक्सेस नहीं दे रहे, बल्कि हम आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की भी एक्सेस देते हैं। बात अगर हम करें तो यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हमारे रूरल बैंकिंग, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, 9 से ज्यादा सब्जेक्ट्स कवर होंगे हमारे, 15 से ज्यादा फाउंडेशन बैचेस और एमसीक्यू बैचेस की आपको एक्सेस मिलेगी, 2000 से ज्यादा लाइव क्लासेस, 500 से ज्यादा मॉक्स एंड क्विजेस, 200 से ज्यादा क्लास नोट्स और 24/7 डाउट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बात करें अगर हमारे 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की, तो इसका प्राइस आपके लिए रहेगा केवल 4999 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 6999 का। आगे अगर हम बात करें हमारे JIIB MCQ बैच की, तो ये आपके मई 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है। यहाँ भी आपको क्लास नोट्स, लाइव क्लासेस, मॉक्स एंड क्विजेस, ठीक है, सभी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं अलोंग विद द 24/7 डाउट सपोर्ट। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये है केवल 1999 का। दोस्तों इसके अलावा हमारा चल रहा है JIIB का फाउंडेशन प्लस MCQ बैच। तो जैसे कि मैंने बताया हमारे MCQ बैच में क्या होता है, यहाँ पर हम लाइव क्लासेस में आपको एग्जाम लेवल के MCQ सॉल्व करवाते हैं, जिसमें आपके न्यूमेरिकल, केस स्टडीज भी कवर हो रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे फाउंडेशन बैच में हम आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देते हैं, इसके बाद आप क्या करते हो, आप जाकर क्वेश्चंस लगा देते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस था 1999 और JIIB फाउंडेशन बैच जहां पर हम आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भी हम आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी ही करा रहे होते हैं, इसका प्राइस भी आपके लिए 1999 है। दोस्तों अब बात करते हैं CIIB के फाउंडेशन और MCQ बैच की। तो यहाँ पर भी हम आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, फिर आपको MCQs कवर कराते हैं। इसका प्राइस आपके लिए रहेगा 2499। आगे बात करें अगर हमारे CIIB फाउंडेशन बैच की, तो यहाँ पर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। यहाँ पर भी आपको MCQs, क्लास नोट्स, लाइव क्लासेस, 24/7 डाउट सपोर्ट एक्सेट्रा चीजें प्रोवाइड की जाएगी। इसका भी प्राइस आपका 2499 है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।